नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय यादव उपस्थित हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी रूम पर एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, जैसा कि हम लोग हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे थे, हड़प्पा सभ्यता पे हर टॉपिक के लिए मैंने अलग अलग वीडियो बनाए हैं। आज हड़प्पा सभ्यता ख़त्म हो जाएगी। हड़प्पा सभ्यता का ये लास्ट वीडियो है और लास्ट वीडियो है तो अंतिम में हम लोग हड़प्पा सभ्यता का पतन पढ़ेंगे। आज जो लोग पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो लोग मेरे पीछे के वीडियो ज़रूर देख लें सीक्वेंस से। सारे वीडियो अगर आप एक साथ देख लेंगे क्रम से तो हड़प्पा सभ्यता आपको अच्छे से समझ में आएगी। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इस सारे वीडियो का पीछे वाले वीडियो का लिंक दे दिया है, तो आप पीछे वाले वीडियोज़ देख सकते हैं। और एक बात, जो लोग वीडियो को देख रहे हैं वो कृपया वीडियो को चैनल को इसको सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसको शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, जिससे आपके फीडबैक मुझे मिलते रहेंगे। और दूसरी बात, जो भी मित्र आपके सहयोगी हैं जिनको वास्तव में इन वीडियो की ज़रूरत है, वो उन लोगों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइए, क्योंकि मेरे सारे वीडियोस आपको फ्री मिलेंगे। हम लोग अभी इतिहास पढ़ रहे हैं। ये क्लासेस मुख्य रूप से जीआईसी प्रवक्ता, टीजीटी, पीजीटी, यूपीपीसीएस और अन्य वनडे एग्ज़ामों के लिए काफ़ी उपयोगी है। इसके साथ ही हम बाकी सीरीज़ भी जीएस की स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि पॉलिटी है, राज्य व्यवस्था, ज्योग्राफी, सामान्य विज्ञान, इन विषयों के भी क्लासेस जल्दी ही स्टार्ट हो जाएंगे। तो पूरा आप जो भी कंपटीशन की तैयारी करना है, जीएस के सारे सब्जेक्ट आपको इस चैनल पर मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें और बाकी जो भी मित्र हैं उनको ज़रूर बता दें, जिससे सारे लोग निःशुल्क इस चैनल के माध्यम से अपनी तैयारी कर सकें। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग एक अपना टॉपिक पे। हड़प्पा सभ्यता का पतन। दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जैसे कि हड़प्पा सभ्यता इम्पोर्टेंट है, तो स्वाभाविक है उस सभ्यता का पतन कैसे हो गया, किन कारणों से हो गया। इतनी बेहतरीन सभ्यता, भारत की पहली नगरीय सभ्यता, भारत की नहीं बल्कि दक्षिण एशिया की पहली नगरीय सभ्यता मानी जाती है। तो इतनी अच्छी सभ्यता जो बनी, फली फूली, उस सभ्यता का पतन मतलब कि क्या कारण थे, कैसे सभ्यता का पतन हो गया, ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे फैक्चुअल सवाल भी बनते हैं, है ना। तथ्यात्मक सवाल पूछे जा सकते हैं कि संदर्भ सभ्यता के पतन पर किसी भी कारण को पूछ सकता है कि जैसे बाढ़ आने के कारण किसने कहा कि संदर्भ सभ्यता का पतन हो गया, या प्रशासनिक शिथिलता के कारण किसने कहा संदर्भ सभ्यता का पतन हो गया, जलवायु परिवर्तन के कारण किसने कहा संदर्भ सभ्यता का पतन हो गया। ये कभी कभी मिलाने के लिए भी आ जाते हैं, तो यहाँ से एक सवाल अवश्य बन जाता है। हालांकि हड़प्पा सभ्यता पर सबसे ज़्यादा सवाल बनते ही हैं किसी भी एग्ज़ाम में, तो आपके लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। और जो लोग जीआईसी प्रवक्ता मुख्य परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी यहाँ से डिस्क्रिप्टिव सवाल बन सकते हैं। पीसीएस के लिए जो जिनका सब्जेक्ट हिस्ट्री में ऑप्शनल है या जीएस में तो खैर नहीं है, ऑप्शनल सब्जेक्ट वालों के लिए भी यहाँ से डिस्क्रिप्टिव सवाल बन सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हो गया, है ना। तो पतन के क्या कारण थे, ये सारे बिंदु आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। पतन स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ ज़रूर आप लोग क्लियर कर लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता का पतन का मतलब ये नहीं है कि वहाँ हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो मर गए, सब कुछ ख़त्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। संदर्भ सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का पतन का मतलब ये है कि हड़प्पा सभ्यता की जो पहचान थी वो विलुप्त हो गई। पहचान इन द सेंस, हड़प्पा सभ्यता का जो नगरीकरण था, हड़प्पा सभ्यता का जो व्यापार था, हड़प्पा सभ्यता का जो नगर नियोजन में जो मकानों के बनाने की जो टेक्निक दी थी, वहाँ का जो ड्रेनिंग सिस्टम था, दुर्गीकरण की जो व्यवस्था थी, इतनी खूबसूरत जो व्यवस्थाएं वहाँ प्रचलन में थी, वो उनका स्वरूप चेंज हो गया, उनकी पहचान विलुप्त हो गई। ठीक है, ये पतन का मतलब है। ऐसा नहीं है कि वहाँ जो लोग मर रहे थे वहाँ जो लोग रह रहे थे वो एकाएक ख़त्म हो गए, सब कुछ नष्ट हो गया, ये पतन नहीं होता है। ठीक है, ऐसे समझेंगे तो चीज़ें समझ में आएगी पतन
के क्या कारण हो सकते हैं। और इस टाइप का कोई अगर कोई मत देता है कि एकदम एकाएक आदमी मर गए, और मनुष्यों के मरने से अगर पतन का साइंस से रिलेटेड कोई व्यक्ति अपना मत देता है तो वो मत बहुत ज़्यादा तथ्य परक नहीं होगा, उस मत का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सैंधव सभ्यता के पतन में तो जानेंगे एक एक करके कि किन विद्वानों के अपने क्या क्या मत हैं और किन तथ्यों के आधार पर वो सैंधव सभ्यता के पतन के कारणों को बताते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, कुछ विद्वान कहते हैं कि सैंधव सभ्यता का पतन आर्य आक्रमण या बाह्य आक्रमण के कारण सैंधव सभ्यता का पतन हो गया। बाह्य आक्रमण मतलब आर्य आक्रमण। ठीक, इसके जो समर्थक हैं वो मार्टिमर व्हीलर, गार्डन चाइल्ड, पिगट, रामप्रसाद चंद्रा, इन लोगों ने कहा है कि सैंधव सभ्यता का पतन बाह्य आक्रमण के कारण यानी आर्यों के आक्रमण के कारण हो गया। इसके लिए कुछ अपना फैक्ट देते हैं, कहते हैं कि अपना तथ्य देते हैं कि व्हीलर जी ने कहा है कि जो मोहनजोदड़ो है, मैंने आपको बताया था सैंधव सभ्यता के नगरों की खुदाई में जो सामग्री मिली है वहाँ से 42 नरकंकाल बिखरे हुए मिले हैं। तो ये बताते हैं कि जो मोहनजोदड़ो से 42 नरकंकाल हैं बिखरे हुए मिले हैं, ये बाह्य आक्रमण का प्रमाण है। ठीक है, और जो इंद्र जो आर्यों का महत्वपूर्ण देवता था, जो आक्रमण का इंद्र और वर्षा का देवता माना जाता था, उसको पुरंदर कहते थे। पुरंदर का मतलब होता है दुर्गों का नाश करने वाला। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के जो दुर्ग थे उनका उसने नाश कर दिया और इंद्र हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए जिम्मेदार है। ये इनके तथ्य थे। तो अगर हम इनके तथ्यों की समीक्षा करें तो ये देखते हैं क्या होता है। पहली बात तो हड़प्पा सभ्यता में 42 नरकंकाल केवल मोहनजोदड़ों से मिले हैं। बाह्य आक्रमण हुआ होगा तो केवल मोहनजोदड़ों पर हुआ है, बाकी नगरों पर इसके प्रमाण नहीं मिलते हैं। और हड़प्पा सभ्यता केवल मोहनजोदड़ों तक सीमित नहीं थी। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था और भी सैकड़ों नगर हड़प्पा सभ्यता में थे, तो वहाँ पर इस तरह के बाह्य आक्रमण के कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं। दूसरी बात, एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में हड़प्पा सभ्यता का पतन आर्यों के आक्रमण से पहले ही माना जाता है। भारत में हड़प्पा सभ्यता के पतन की जो डेटिंग, कार्बन डेटिंग या बाकी साक्ष्यों से आधार पर जो अनुमान लगाते हैं वो 1750 BC या 1700 BC तक सैंधव सभ्यता का पतन लगभग हो जाता है, 1600 तक। और आर्य तो भारत में उसके बाद आते हैं, तो कोई व्यक्ति आने से पहले किसी सभ्यता का पतन कैसे कर सकता है। आर्यों का भारत में आगमन का जो टाइम माना जाता है वो 1500 BC माना जाता है ना, यानी आर्य भारत में बहुत बाद में आए। तो इस आधार पर हम हड़प्पा सभ्यता का पतन आर्यों के आक्रमण से नहीं मान सकते। ठीक, दूसरा, बाढ़ आने के कारण। इसके जो समर्थक हैं मार्शल मैके, SR राव, ये लोग कहते हैं कि सैंधव सभ्यता का जो पतन है वो बाढ़ आने के कारण हो गया। इसके लिए बोलते हैं कि मोहनजोदड़ो, लोथल, चंदहोदड़ो, इन सारे नगरों में बाढ़ आने के साक्ष्य मिलते हैं, है ना। तो ये सभ्यता के पतन के कारण बताते हैं। ठीक है, मार्शल ये भी कहते हैं कि जो मोहनजोदड़ो है वो 7 बार उजड़ा, 7 बार बसा। बाढ़ आई, उजड़ गया, फिर बस गया, बाढ़ आई, उजड़ गया, फिर बस गया, यानी बाढ़ आने के प्रबल साक्ष्य ये देते हैं। तो चलिए इनकी बात मान लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए कि हड़प्पा सभ्यता का पतन बाढ़ आने के कारण हो गया। तो बाढ़ आने मोहनजोदड़ो इन्हीं नगरों में आई। हड़प्पा सभ्यता में तो हजारों नगर, अब तक लगभग सैकड़ों नगर खोजे जा चुके हैं, वहाँ सब जगह इस तरह के प्रमाण नहीं मिलते हैं। दूसरी बात यह है कि बाढ़ तो व्यक्ति के लिए कहीं कहीं वरदान और अभिशाप दोनों का काम करती है। वरदान ये है कि बाढ़ का लोग इंतज़ार करते हैं कि बाढ़ आएगी तो हमारा ज़मीन प्रोडक्टिव हो जाएगी, तो वहाँ हम फसल को और अच्छे से उगा सकेंगे। दूसरी बात, बाढ़ आएगी तो लोग वहाँ मरने के लिए बैठे तो नहीं रहेंगे, उसका बचाव भी करते हैं। आज की वर्तमान परिस्थितियों को भी देखें, जहाँ जिन जिन क्षेत्रों में बाढ़ आती है तो क्या वो क्षेत्र पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं, या ठीक है जन धन की हानि ज़रूर होती है, लेकिन व्यक्ति फिर से एक शुरुआत करता है, फिर से इन संसाधनों को जुटाता है, फिर से एक नया जीवन जीने की स्टार्ट करता है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, फिर से कभी एक सभ्यता का विकास नहीं हो पाएगा। आज भी भारत के तमाम हिस्सों में बाढ़ें आती हैं, लोग उसका उपाय करते हैं, नुकसान होते हैं, हर तरह के नुकसान होते हैं, जन धन वाले सारे नुकसान होते हैं।
फिर भी व्यक्ति नए सिरे से स्टार्टिंग करता है, फिर वो अपने आप को फलती फूलती संस्कृति में को उत्पन्न करता है। तो ये सब बहुत मजबूत कारण नहीं है हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए। तीसरा महत्वपूर्ण कारण है नदियों के मार्ग में परिवर्तन। ये मानते हैं, इसके समर्थक हैं टी.एच. लैम्ब्रिक, माधवस्वरूप वत्स और जी.एफ. डेल्स। इन लोगों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन नदियों के मार्ग में परिवर्तन के कारण हो गया। इसके लिए जी.एफ. डेल्स भी कहते हैं कि घग्गर और उसकी सहायक नदियों के मार्ग में परिवर्तन हुआ, जिससे कालीबंगा शहर नष्ट हो गया। ठीक है, इनके मत की भी समीक्षा कर लेते हैं कि कितना मजबूत है इनका मत। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी नदियां हमेशा अपने मार्गों में परिवर्तन करती रहती हैं, ये कोई नई बात नहीं है ना। तो नदियों के मार्ग में परिवर्तन से सभ्यताएं नष्ट हो जाएंगी, ऐसा कम ही समझ में आता है। ठीक है, नदियों के मार्ग में परिवर्तन से वहाँ जो नगर एक आध जो बसे हुए हैं, हो सकता है उन नगरों का नुकसान हो, उसके बाद लोग वहाँ नगर वो बने हटेगा तो वो लोग कहीं दूसरी जगह नगर बना लेंगे, उसके किनारे और दूसरी जगह नगर बना लेंगे, है ना। या जो नगर मार्ग परिवर्तन हुआ है उस पहले नदी के किनारे रहा होगा तो उसका महत्व उस समय ज़्यादा रहा हो, या व्यापार उसका उस समय अच्छा रहा हो तो थोड़ा बहुत कम हुआ होगा, है ना। लोगों ने दूसरी जगह उन नगरों को बसा लिया होगा। तो ऐसा नहीं है कि ये जो व्यवस्था है कि मार्गों में परिवर्तन होने से सभ्यताएं नष्ट हो जाएंगी। जैसे कि आप वर्तमान में देख सकते हैं कि कौशाम्बी और इलाहाबाद, पहले कौशाम्बी का ऐतिहासिक महत्व ज़्यादा था, गंगा नदी उसके किनारे से निकलती थी, है ना। आप लोगों ने आप आगे पढ़ेंगे भी, लेकिन आज की परिस्थितियों में इलाहाबाद का कौशाम्बी की अपेक्षा महत्व ज़्यादा हो गया है। नदियाँ इलाहाबाद के करीब से निकल रही है, तो गंगा नदी, तो इससे ऐसा नहीं है कि कौशाम्बी पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, कौशाम्बी में जो लोग रह रहे थे वो पूरा विनष्ट हो गए। कौशाम्बी का जो स्थान था वो इलाहाबाद ने ले लिया, है ना। बाकी जो चीज़ें थी वो चल ही रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभ्यता ख़त्म हो गई। तो ये बहुत बड़ा कारण नहीं हो सकता किसी भी सभ्यता के पतन के लिए। ठीक, किसी नगर को विचलित करने में सहायक हो सकता है, थोड़ा बहुत किसी भी नगर का व्यापार डैमेज करने में सहायक हो सकता है, लेकिन सभ्यताएं नष्ट कर दे ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, तो किसी भी जैसे हड़प्पा सभ्यता के बहुत सारे पतन के मतलब और भी कारण रहे होंगे, उसमें एक छोटा सा सहायक कारण इसे मान सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से इसे हम अकेला एकमात्र कारण नहीं मान सकते। दूसरी बात, भूतात्विक परिवर्तन या जलप्लावन ना। एम.आर. साहनी और रैक्स महोदय कहते हैं कि भूतात्विक परिवर्तन हुआ जैसे जलप्लावन हुआ और सभ्यता का पतन हो गया। इसके लिए कहते हैं कि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी है, उसका मुहाना जहाँ अरब सागर में गिरती है वहाँ उसका मुहाना उठ गया, और मुहाना उठने की वजह से पानी पीछे भर गया, जिससे नगर डूब गए और सभ्यता का पतन हो गया, है ना। ऐसा इनका मानना है। पहली बात तो ये आपको समझना चाहिए कि सिंधु सभ्यता केवल सिंध नदी के किनारे या उसकी सहायक नदियों तक ही सीमित नहीं थी। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का विस्तार बहुत बड़े क्षेत्र में है। आपका राजस्थान, गुजरात, इवन महाराष्ट्र तक, इधर यूपी तक, तो पंजाब, जम्मू कश्मीर, बड़े क्षेत्र में, बलूचिस्तान, ये सारे क्षेत्र में फैला हुआ है। तो केवल सिंध नदी में जल प्लावन होगा तो बाकी सभ्यताएं पूरी तरह से नष्ट, मतलब बाकी नगर नहीं नष्ट हो जाएंगे। हाँ, थोड़ा बहुत ये है कि व्यापार पे बाकी नगरों पे प्रभाव पड़ सकता है, तो एक आध नगरों पे प्रभाव पड़ेगा, पूरी सभ्यता इससे पतन हो जाए ऐसा कम ही दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मजबूत तथ्य ये नहीं है इनका विचार। महामारी का कारण यूआर कैनेडी कहते हैं कि सिंधु सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में महामारी फैल गई जिससे सभ्यता का पतन हो गया। इसके लिए कहते हैं कि जो जलप्लावन हुआ था तो जलप्लावन में मच्छर पैदा हो गए और मलेरिया जैसे रोग पैदा हो गए, जिससे लोग काट लिया, उनको मर गए। तो ये इनका विचार था। उनके लिए एग्जाम्पल मतलब उदाहरण देते हैं कि मोहनजोदड़ो मलेरिया के साक्ष्य मिलते हैं, कालीबंगा में लकवा से ग्रस्त लाशें मिलती हैं। तो ठीक है, थोड़ी देर के लिए इनकी इस बात को अगर हम माने कि महामारी से सिंधु सभ्यता का पतन हो गया, तो केवल हमको मोहनजोदड़ो और यहाँ से ही बीमारी के साक्ष्य मिलते हैं, एक आध दो और नगर से मिलते हैं, लेकिन सिंधु सभ्यता के सारे नगरों से इस तरह के साक्ष्य नहीं मिलते। ठीक है, तो
केवल इस वजह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया, ऐसा संभव नहीं है। इस बात को यहाँ तक हम स्वीकार कर सकते हैं कि कोई भी महामारी किसी भी सभ्यता को विचलित ज़रूर कर सकती है, जन धन की हानि होती है, लेकिन सभ्यता को पूरी तरह से नष्ट कर दे ऐसा पॉसिबल नहीं है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, जैसे कोरोना जैसी महामारी पूरे वर्ल्ड को प्रभावित कर रही है ना, लेकिन उसका कारण ये नहीं कि वर्ल्ड पूरा ख़त्म हो गया या भारत पूरा ख़त्म हो गया। हाँ, जन की हानि हुई है, धन की हानि हुई है, ऐसे मतलब कुछ अपूर्णीय क्षति हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है सभ्यता पूरी तरह से ख़त्म हो गई या भारत आगे सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। हमारी अर्थव्यवस्था को भी बहुत नुकसान हुआ है ना, हमारे आर्थिक नुकसान के साथ साथ जन नुकसान भी बहुत हुआ है। हमारे केवल हमें ही नहीं बल्कि पूरे विश्व, इससे अमेरिका है ना, रूस, जापान, मतलब तमाम बड़े बड़े देश इससे प्रभावित हुए हैं, इटली है ना, ब्रिटेन वगैरह। तो उनकी इकोनॉमी कमज़ोर हुई है ना, लोगों की क्षति हुई। इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग सर्वाइव नहीं कर रहे हैं। तो ये एक कारण हो सकता है किसी नगर को या सभ्यता में बाकी जगहों को प्रभावित करने का, लेकिन केवल इससे सभ्यता का पतन हो जाएगा ऐसा नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, तो पतन में एक सहायक कारण हो सकता है। जलवायु परिवर्तन, ये कारण बहुत इम्पोर्टेंट कारण है, इसको समझना इसलिए ज़रूरी है कि क्या जलवायु परिवर्तन में वो क्षमता है कि सैंडल सभ्यता के पतन के लिए कितना मतलब वजनदार तथ्य हो सकता है। जानिए, आर.एल. आइंस्टाइन, ए.एन. घोष कहते हैं कि सिंध और राजस्थान, पंजाब में कम वर्षा, वनों की कटाई एवं ईंट पकाने में जो लकड़ी खर्च हो रही थी, जिससे वनों की कटाई हुई और इस तरह से जलवायु में परिवर्तन हुआ और हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। ठीक है, वहीं पर फेयर सर्विस के अनुसार ये कहते हैं कि पारिस्थितिकी असंतुलन हुआ। पारिस्थितिकी असंतुलन का मतलब ये है कि जनसंख्या बहुत बढ़ गई, पशुओं, ये सब पशुओं की, मनुष्यों की, जानवरों की, और खाने की उत्पादन की क्षमता कम हो गई, जिससे अव्यवस्था फैल गई और इस असंतुलन की वजह से सभ्यता का पतन हो गया है ना। वहीं M.R. मुगल कहते हैं शुष्कीकरण, ये भी जलवायु से ही रिलेटेड है कि मौसम शुष्क हो गया, जैसे कि राजस्थान वाला क्षेत्र, और यहाँ पर शुष्क होने से प्रोडक्शन प्रभावित हो गया। जो फसलें पैदा हो रही थी सर्दी के मौसम में, वो गर्मी की वजह से उनका प्रोडक्शन प्रभावित हो गया, इस वजह से सभ्यता का पतन हो गया। तो केवल राजस्थान में ऐसा दिखेगा, बाकी जगहों पर हमको ऐसा नहीं दिखता है। खैर, दूसरा, B.L. लाल ने अपनी एक पुस्तक लिखी है, द सरस्वती फ्लोज ऑन, है ना। ये कहते हैं इसमें कि जलवायु परिवर्तन एवं व्यापार में गिरावट के कारण सभ्यता का पतन हो गया। तो ये भी जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं, व्यापार को भी उसमें कंक्लूड करते हैं। तो इनके जो कारण हैं, इन पर अगर हम विचार करें तो बहुत हद तक किसी भी सभ्यता को प्रभावित कर सकते हैं, है ना। किसी भी सभ्यता को प्रभावित करने के इन द सेंस, जो सभ्यता की मूल स्ट्रक्चर है, जो सभ्यता की पहचान है, उसमें ज़रूर विचलन पैदा कर सकते हैं। जैसे कि आज इन्वायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं देश में, पूरे वर्ल्ड में हो रहा है, ये बहुत बड़ा इशू भी है ना। और इस पर सवाल भी बनता है हड़प्पा सभ्यता के पतन में। इसको जोड़ के आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि पारिस्थितिकी कितना इफेक्ट है सैंडल सभ्यता के पतन के लिए। तो देखिए, पूरा वर्ल्ड प्रभावित हो रहा है। अब इस जलवायु परिवर्तन से चेंजेस आ रहे हैं। चेंजेस क्या हैं कि जो ग्लेशियर है वो पिघल रहे हैं, है ना, नदियाँ सूख रही हैं। जो सदाबहानी नदियाँ थी वो जब ग्लेशियर पिघल जाएंगे तो नदियाँ सूख जाएंगी, है ना। तो नदियों से सूखने से जनमानस पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। दूसरी बात, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो जो फसलें हैं उनके उत्पादन में कमी आ जाएगी, है ना। फसल चक्र प्रभावित हो जाएगा। इसकी वजह से तमाम बीमारियां, है ना, फैल रही हैं, है ना। तो ये पूरी व्यवस्था को विचलित ज़रूर कर सकती हैं, है ना। तो उस समय अगर ऐसा हुआ हो, इसके तथ्य ये लोग देते भी हैं, लेकिन ज़रूर इस तरह की व्यवस्था से हमारी सभ्यता प्रभावित हो जाएगी। उसके पतन में एक बड़ा सहायक कारण हो सकता है। अब हम इसको देख लें ऐसे कि अगर उस समय जलवायु परिवर्तन हुआ हो तो हो सकता है कि वहाँ का प्रोडक्शन प्रभावित हुआ हो। आज भले ही इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी हम लोगों के पास है कि हम जहाँ वर्षा नहीं होती है वहाँ पर भी वर्षा भी करा देते हैं, या जहाँ वर्षा नहीं भी होती है तो अन्य संसाधनों से नलकूप वगैरह स्थापित करके हम लोग
सिंचाई कर लेते हैं, लेकिन शायद उस समय इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं रही होगी। अगर मौसम शुष्क हुआ होगा या बाकी जगहों पर जलवायु में परिवर्तन हुआ होगा तो उसके फसलों के प्रोडक्शन में कमी आई होगी। जब प्रोडक्शन प्रभावित हुआ होगा तो जाहिर सी बात है व्यापार प्रभावित हो जाएगा। जब अधिशेष ज़्यादा नहीं होगा तो व्यापार कमज़ोर हो जाएगा। व्यापार तो कृषि अधिशेष पर डिपेंड करता है और बाकी चीज़ें भी इससे प्रभावित होंगी। वन काटने के ये साक्ष्य देते हैं, तो हो सकता है कि वहाँ वन काटे गए हों ईंटें पकाने के लिए, लेकिन अब इतना वन नहीं काटे गए होंगे कि पूरी तरह से व्यवस्था ख़राब हो गई हो, लेकिन वन कटेंगे तो निस्संदेह उस पर एक एनवायरनमेंट पर परिवर्तन आएगा। ठीक। दूसरा, ये शुष्कीकरण की लिए बात करते हैं तो राजस्थान जैसा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, यहाँ शुष्कीकरण की व्यवस्था से हमारा प्रोडक्शन प्रभावित हो रहा है। ठीक। तो ये सब कारण व्यापार और सैंधव सभ्यता के जो खूबसूरती है उसमें मेन चीज़ है व्यापार। अगर व्यापार कमज़ोर हो जाएगा तो व्यापार सारे पक्षों पे इफेक्ट डालेगा। अर्थ एक ऐसा कारण है जो जीवन के सारे पक्षों को प्रभावित करता है। ठीक है। तो व्यापार की वजह से नगरों की खूबसूरती कमज़ोर हुई होगी, है ना। नगर की जो व्यवस्था है वो भी कमज़ोर हुई होगी, रखरखाव की व्यवस्था कमज़ोर होगी, है ना। जब व्यापार कमज़ोर हुआ होगा तो जो व्यवस्था रही होगी उसमें जो टैक्सेस मिलते रहे होंगे जिससे पूरा व्यवस्था संचालित होती है ना। किसी भी राज्य को चलाने के लिए जो व्यवस्था होती है वो टैक्सेस के आधार पर चलती है ना। सारा मैनेजमेंट, प्रशासनिक व्यवस्था जो राज्य को आमदनी होती है उसी के आधार पर ना व्यवस्थित करते हैं। तो जब व्यापार कमज़ोर होगा तो इन सारी चीज़ों पे एक नकारात्मक प्रभाव पड़ा होगा। तो ये सारे कारण इसमें सहायक हो सकते हैं। वहीं विदेशी व्यापार में गतिरोध का कारण ये भी एक मजबूत तथ्य है। WF अल्ब्राइट कहते हैं कि व्यापारिक गतिरोध हुआ जिसकी वजह से सैंधव सभ्यता का पतन हो गया। तो मैंने बोला व्यापार जो जिन जिन चीज़ों से सैंधव सभ्यता का व्यापार प्रभावित होगा उसे सैंधव सभ्यता के पतन में वो ज़रूर सहायक होंगे। ये व्यापार के लिए सरीन रत्नाकर कहते हैं जो राजवर्थ और से जुड़े व्यापार होते थे उसका पतन हुआ जिससे सैंधव सभ्यता पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ा। इसके अलावा जो मेसोपोटामिया सभ्यता से जो सुमेरियाई जो अभिलेख मिलते हैं उसमें भी 1750 के बाद जो मेलुआ जो नगर है जिसकी पहचान मोहनजोदड़ो से या सिंध क्षेत्र से की जाती है तो उसका अंकन नहीं मिलता है। तो ऐसा माना जाता है कि 1700 के बाद सैंधव सभ्यता का जो मेसोपोटामियाई सभ्यता के साथ व्यापार हो रहा था वो कमज़ोर हो गया या बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो गया, जिससे सैंधव सभ्यता पर निस्संदेह एक नकारात्मक प्रभाव पड़ा होगा। क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में देखें, आज पूरा ग्लोबलाइजेशन का दौर है। पूरे वर्ल्ड में अगर अमेरिका या बाकी जो मजबूत देश हैं या भारत है या चाइना है, अगर इनकी इकोनॉमी पे एक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा तो इससे पूरा विश्व प्रभावित होगा। अमेरिका की इकोनॉमी अगर डैमेज होती है तो इसका प्रभाव केवल अमेरिका पर ही नहीं, अमेरिका से जुड़े हुए जितने भी देश हैं, भारत या यूरोप है या चाइना है, सारे देशों पे इसका एक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। जैसे कि 1929 की जो महामंदी को आप याद करिए, है ना। जो अमेरिका में मंदी फैली उससे पूरा विश्व उससे प्रभावित हुआ। तो ऐसे ही जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कोई भी जो देश प्रभावित होगा, जो मजबूत अर्थव्यवस्था है, वो उससे बाकी देश भी व्यापार पे एक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसको हम बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो व्यापार गतिरोध के कारण हमको सैंधव सभ्यता के पतन में एक मजबूत तथ्य हम इसको स्वीकार कर सकते हैं और इसके प्रमाण भी हम लोग आगे देख सकते हैं। जैसे कि उत्तरवर्ती चरणों में लोथल का जो गोदीवाड़ा है उसकी सफाई हमको नहीं मिलती है। इसका मतलब है कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार था उसका व्यापार बहुत कमज़ोर हो गया होगा, इसलिए रेगुलर सफाई नहीं होगी, उसमें गाद हो गई होगी, है ना। तो उसका मतलब कम यूज हो रहा होगा, तभी ना उसका साफ़ सफाई की व्यवस्था नहीं थी। इसके अलावा प्रशासनिक शिथिलता से जॉन मार्शल अपने जो पूर्व के विचार को थोड़ा सा करेक्शन करते हुए एक बाद में कहते हैं कि सैंधव सभ्यता का पतन प्रशासनिक शिथिलता के कारण हो गया। तो ज़रूर सैंधव सभ्यता का पतन प्रशासनिक शिथिलता से सैंधव सभ्यता मतलब पतन में प्रशासनिक शिथिलता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी। क्योंकि मैंने अभी बताया कि जैसे ही व्यापार डैमेज होगा, व्यापार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, तो जो राज्य की आमदनी है, राज्य के आमदनी के जो स्रोत हैं उस पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। राज्य को राजस्व नहीं मिलेगा तो अपनी जो सुचारू जो व्यवस्था जिससे वो मेंटेन करता है राज्य की,
उस को वो रेगुलर नहीं मेंटेन कर पाएगा उतनी अच्छी तरह से, और व्यवस्था अव्यवस्थित हो जाएगी, जिससे पूरा माहौल बिगड़ जाएगा, जो भी व्यापार हो रहा है वो भी ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए वो कहते हैं कि जैसे सड़कों पर पहले मैंने बताया था, जब नगरीकरण में साफ़ सफाई की व्यवस्था थी, सड़कों के किनारे कूड़ेदान लगाए जाते थे, जिसमें कूड़ा डाला जाता था, या कहीं कहीं गड्ढे खोदे जाते थे जिसमें उसमें गड्ढा में कूड़ा डाल दिया जाता था। व्यवस्थित साफ़ सफाई की व्यवस्था थी, है ना। नालियों को भी साफ़ किए जाने की व्यवस्था थी, जगह जगह मैनहोल्स थे, उनको साफ़ सफाई की जाती थी। तो बहुत अच्छी व्यवस्था आप लोगों ने पढ़ी थी, देखा था नगरीकरण में। तो ये कहते हैं कि उत्तरवर्ती चौड़ों में क्या है कि सड़कों पर भी ईंट के भट्टे लगाए जाते थे मोहनजोदड़ो या कालीबंगा से, ये प्रमाण देते हैं, ठीक है। तो ये एक अव्यवस्था का कारण है ना। जो साफ़ सफाई थी, जो मेंटेनेंस था, वो ख़त्म हो गया, तो नगरों की खूबसूरती ख़त्म हो गई होगी, है ना। और यही सब कारण जो हैं सैंधव सभ्यता के पतन के लिए जिम्मेदार रहे होंगे। तो ज़रूर सैंधव सभ्यता के पतन में इन कारणों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी, ठीक, इतना आप लोग समझ पाएंगे। लेकिन कुछ कारण ऐसे हैं जो पूरी तरह से इनका हम खंडन कर सकते हैं, जिनका कोई पतन से रिलेशन नहीं हो सकता है, जैसे आर्यों का आक्रमण, इसका कोई संपर्क नहीं है। बाढ़ आने का बहुत बड़ा कारण नहीं है जो किसी भी सभ्यता को पतन कर दे, कुछ प्रभावित जरूर कर सकता है। नदियों के मार्गों में परिवर्तन से सभ्यता कभी नष्ट नहीं होती हैं, थोड़ा बहुत ये है कि परिवर्तन से कुछ नगर प्रभावित हो सकते हैं, तो ये एक सहायक कारण हो सकता है किसी क्षेत्र का। भूतात्विक परिवर्तन, जलप्लावन से कुछ नगर नष्ट हो सकते हैं, लेकिन सारी सभ्यता नष्ट हो जाए ऐसा भी कुछ नहीं है। महामारी के कारण जरूर धन की हानि होती है ना, और एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, लेकिन